नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं, अलग अलग अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनके चुनाव परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव पर खासा असर डाल सकते हैं। ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन राज्यों को लेकर एग्जिट पोल की जो भविष्यवाणी है वो मिली जुली है। यानी कुछ एग्जिट पोल मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि इन राज्यों में कांग्रेस भी आगे रह सकती है। जाहिर सी बात है कि 3 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे, इसके बाद विस्तार से इसकी समीक्षा होगी कि अगर ऐसा होता है, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी जीतती है, तो उसका क्या असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। साथ ही तेलंगाना का जो परिणाम होगा उसका भी असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगर वहां पर जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे हैं कांग्रेस जीतती है, तो निश्चित तौर पर यह दूसरा दक्षिण भारतीय राज्य होगा जो इसी साल कांग्रेस की झोली में जाएगा। और इसके बाद कांग्रेस के जो हौसले हैं वो जबरदस्त तरीके से बुलंद हो जाएंगे 2024 के लिए। और इसका जो INDIA गठबंधन है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि तब कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ बार्गेनिंग करने के लिए एक अच्छी पोजीशन में होगी। खासतौर से वो दल जो कि ये चाहते हैं कि कांग्रेस कमजोर रहे, ताकि कांग्रेस को अपनी शर्तों पर समझौता करने के लिए बाध्य किया जा सके। तो ऐसे में एक रिसर्जेंट कांग्रेस जो होगी वो INDIA गठबंधन पर निश्चित तौर पर असर डालेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिसका कि विश्लेषण हम आज करना चाहते हैं, कि अगर एग्जिट पोल के रुझान चुनाव परिणामों में तब्दील होते हैं तो इसका प्रधानमंत्री मोदी पर क्या असर पड़ेगा, बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा। आप ये देखिए कि इन 5 राज्यों में बीजेपी ने कोई भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं दिया। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने कमल निशान और PM मोदी का चेहरा इनके नाम पर प्रचार किया। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है, 18 साल से मुख्यमंत्री, बीच के 15 महीने छोड़ दीजिए, तो ऐसे मुख्यमंत्री का भी चेहरा उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया। और जब बार बार पूछा गया कि अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो इसका भी कोई जवाब सीधा नहीं दिया। कहा कि इसके बारे में पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। और साथ ही मतदाताओं को यह संदेश देने के लिए कि शिवराज अकेला चेहरा नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे कद्दावर नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतार दिया गया, ताकि ये संदेश जा सके कि शिवराज अकेले नहीं है, उनके पास कई चेहरे हैं और पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। लेकिन राजस्थान में, जहां पर कि वसुंधरा राजे को यह उम्मीद थी कि उनका चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा, वहां भी बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। जबकि 2003 में वसुंधरा एक तरह से बीजेपी का चेहरा थी प्रदेश अध्यक्ष के नाते, और उनकी अगुवाई में पार्टी ने चुनाव भी जीता था। तो 2 बार वो मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने उनका चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया। यहां पर भी PM मोदी का ही नाम और कमल निशान प्रोजेक्ट किया। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ। वहां पर रमन सिंह को आगे जरूर किया गया, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। वहां पर भी बीजेपी ने कमल का फूल और PM मोदी का चेहरा इसके नाम पर वोट मांगे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, यह सारी बातें तो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। यह सब हो चुका है कि बीजेपी ने PM मोदी के नाम पर वोट मांगे और कोई भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, जहां तीनों ही जगह हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना का दांव चला और तमाम जो गारंटियां, उनके साथ ये भी कहा राहुल गांधी ने कि अगर कांग्रेस की सरकार इन राज्यों में बनती तो यहां पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राजस्थान में यही बात अपनी ओर से कही, और यही बात भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कही। कांग्रेस में कमलनाथ, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भी यही बात कही। तो ऐसे में जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा कार्ड कांग्रेस पार्टी की ओर से चला गया था। ये तीनों ही राज्य वो राज्य जहां पर की OBC पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, बल्कि मध्य प्रदेश में तो ये 50% से भी अधिक है। तो ऐसे में वहां पर ये जातिगत जनगणना का कार्ड चलना और एग्जिट पोल की ये भविष्यवाणी करना, कम से कम 2 एग्जिट पोल की, जिसमें से कि एक का तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है। एक्सिस माई इंडिया इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल होता है, उसमें उन्होंने 150 से 160 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की है बीजेपी की। यानी ये वही आंकड़ा है जो 2003 में बीजेपी जीत करके लाई थी मध्य प्रदेश में। और तब दिग्विजय सिंह का जो 10 साल का लगातार का शासन था, उसके खिलाफ बीजेपी ने श्रीमान बंटाधार, बिजली, सड़क, पानी जैसे बुनियादी मुद्दों को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। तो अगर यह ऐसा होता है तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि PM मोदी ने इन तीनों ही राज्यों में इस कांग्रेस के जातिगत कार्ड का जवाब अपने तरीके से दिया।
एक रैली में तो मैं था जहां पर दुर्ग में पीएम मोदी की रैली हुई थी छत्तीसगढ़ में। वहां पर उन्होंने न केवल 80 करोड़ परिवारों को जो मुफ्त राशन मिल रहा है उस योजना को 5 साल बढ़ाने का ऐलान किया था, बल्कि उसी चुनावी रैली में पीएम मोदी ने यह कहा था कि उनके लिए गरीब सबसे बड़ी जाति है। तो ये कांग्रेस पार्टी का जो जाति कार्ड था उसका जवाब था पीएम मोदी का। और कल भी उन्होंने एक सम्मेलन में यह कहा है कि उनके लिए युवा हैं, नारी हैं, किसान हैं, ये जो है गरीब, ये सबसे बड़ी जाति है। 4 जातियां उनके लिए भारत में है। वो जातिगत आधार पर जिस तरह से बांटने की कोशिश समाज को हो रही है, उसके जवाब में उन्होंने ये 4 जातियों का नाम लिया है। उन्होंने अपनी ओर से इन 4 जातियों को खड़ा किया है, कहा है कि ये 4 जातियां हैं जिनको वो जातियां मानते हैं, गरीब, युवा, स्त्री और इसको किसानों को। उन्होंने कहा है कि ये 4 जातियां हैं जिनको मैं प्रमुखता से मानता हूं। और वहीं रायपुर में जब बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया गया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं था और वहां पर जब उनसे पूछा गया कास्ट सेंसस के बारे में, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है उसको सबसे बात करके इस बारे में फैसला करना होगा। तो ये जातिगत जनगणना का जो मुद्दा कांग्रेस की ओर से उठाया गया है, जो कि 2024 तक चलने वाला है, राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को आगे भी उठाते रहेंगे, उसके जवाब में बीजेपी ने यह रणनीति तैयार की है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश में परिणाम बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक जाति विहीन समाज की कल्पना है, जिसमें कि वो मान रहे हैं कि गरीब सबसे बड़ी जाति है और हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए और हिंदुओं को बांटने का प्रयास विपक्ष की ओर से किया जा रहा है जातियों के नाम पर, इस पर एक तरह से मुहर लग जाएगी। और क्योंकि इसमें 2 बड़ी बातें हो सकती हैं, एक तो 80 करोड़ लोगों को राशन और दूसरी बड़ी बात होगी राम मंदिर का मुद्दा। जनवरी में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, पीएम मोदी वहां पर रहेंगे। और राजस्थान आप जाइए, मध्य प्रदेश आप जाइए, छत्तीसगढ़ आप जाइए, लोगों के दिमाग में ये भी एक मुद्दा है। और इसीलिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कई रैलियों में यह घोषणा की कि जब उनकी सरकार बनेगी तो उन राज्यों के लोगों को अयोध्या की यात्रा मुफ्त में कराई जाएगी ताकि वो रामलला के दर्शन कर सके। तो ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी आगे बढ़ेगी इन चुनाव में, अगर उसकी जीत हो जाती है तो। और इसके साथ साथ जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है नरेंद्र मोदी की, वो भी आगे चलती रहेगी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, ये भी उसी राजनीति का हिस्सा है। और इसी तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश में निकाली जा रही है, इसमें नए सिरे से लाभार्थियों की पहचान करने का लक्ष्य मंत्रियों को और अधिकारियों को सौंपा गया है। ये बात खुद पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कही कि अभी भी इतने साल इन योजनाओं के चलते हुए हो गए, लेकिन सभी लाभार्थी लोग जो है लाभार्थी बनकर इन योजनाओं से नहीं जुड़े। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनकी पहचान की जाए, लोगों से भी अपील की है कि वो इनसे जुड़े। और इसलिए बीजेपी की ये जो पॉलिटिक्स है, वेलफेयर पॉलिटिक्स और कास्ट पॉलिटिक्स का ये काट कि गरीबी जो है वो सबसे बड़ी जाति है और गरीबों का उत्थान किया जाएगा, और जब गरीब होता है तो वो किसी भी जाति का हो सकता है, ये पीएम मोदी की सोच है। तो ये चुनाव मुझे लगता है कि इस दिशा में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी नेता दबे सुर में ये बात कहते हैं कि जाति के आधार पर आप कोई चुनाव न लड़ सकते हैं और न ही आप चुनाव जीत सकते हैं। कम से कम राष्ट्रीय चुनाव की बात वो करते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में जो भी हमारे नेशनल इलेक्शंस हुए हैं उनमें आप जाति का कार्ड नहीं चल सकते हैं। इसका उदाहरण वो वीपी सिंह का देते हैं। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट वीपी सिंह ने लागू की थी, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें वीपी सिंह हार गए। चाहे उनको मंडल का मसीहा कहा जाता हो, लेकिन लोगों ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। और वहीं वो ये भी कहते हैं कि चाहे 2014 का चुनाव हो, 19 का हो या 17 या 22 का यूपी का चुनाव हो, जिस तरह से बीजेपी को बड़ी संख्या में ओबीसी वोट मिले हैं, और अगर इन 2 चुनाव में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी को वैसे ही वोट मिलते हैं, तो इस बात पर मुहर लग जाएगी कि हिंदू समाज को बांटने का आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, लेकिन ओबीसी समाज जो है वो पीएम मोदी की गरीब कल्याणकारी नीतियों के चलते बीजेपी के साथ रहेगा और बीजेपी फिर इसी बात को लेकर आगे बढ़ेगी। तो बात पति की में इतना ही। नमस्कार।